हेलो स्टूडेंट, मैं एकता सिंह आप सभी का ज्ञान चैतन्य चैनल में बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। तो आज के इस वीडियो में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखेंगे और ये विजयनगर 2 पार्ट में होगा क्योंकि पहले में हम पॉलिटिकल जितने भी शासक हुए हैं उसको हम कंप्लीट करेंगे। देन उसके बाद जो है साम्राज्य में जो भी प्रशासन व्यवस्था थी उसको तो इस तरह से बाँटते हुए हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विजयनगर का राजनीतिक इतिहास तुंगभद्रा नदी के दक्षिण पर विजयनगर राज्य की स्थापना होती है और अंतिम यादव राजा के पुत्रों हरिहर और बुक्का ने 1336 में वे पहले क्या थे काकतियों के सामंत हुआ करते थे और बाद में जो है काम्पिली ओन ओनेगोंडी राज्य में मंत्री बने। संगम के 5 पुत्र थे। विजयनगर की स्थापना का मुख्य उद्देश्य जो है एक शक्तिशाली हिंदू राज्य की स्थापना करना था। मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली पर क्या किया? आक्रमण किया क्योंकि काम्पिली नरेश के बहाउद्दीन गुरशप को क्या दिया था? ये काम्पिली शरण दिया था। इसलिए जो मोहम्मद बिन तुगलक ने काम्पिली पर आक्रमण कर दिया। इस समय इस आक्रमण के दौरान दोनों भाइयों यानी हरिहर व बुक्का को बंदी बनाकर दिल्ली भेजा, जहां उन्होंने इस्लाम क्या कर दिया? स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें दक्षिण में होयसालों के विद्रोह को शांत करने के लिए भेजा। दोनों भाइयों ने इस्लाम त्याग कर गुरु माधव विद्याराणे, तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। सहयोग से शुद्धि प्राप्त कर पुनः हिंदू धर्म क्या कर लिया? स्वीकार कर लिया। माधव विद्यारण को हरिहर द्वितीय के अभिलेख में सर्वोच्च प्रकाश अवतार कहा गया है। हरिहर व बुक्का ने अपने गुरु श्रृंगेरी के विद्यारण तथा उसके भाई सायण, तो सायण भी जो है एग्जाम में आया हुआ है, कई बार आया हुआ है, तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार कौन है? तो हमारा आंसर होगा सायण। और सायण किसके समय के थे? तो विजयनगर हरिहर बुक्का के उसमें थे। तो विद्यारण के भाई होते हैं सायण की प्रेरणा से ही तुंगभद्रा नदी के दक्षिण पर एनेगोंडी के सामने विजयनगर शहर की स्थापना की। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः ओनेगोंडी होती है, तो याद रखिए राजधानी ओनेगोंडी थी। 1336 ईस्वी में विजयनगर विद्यानगर बेनुगोंडा यानी पेनुगोंड 1570 से चंद्रगिरी में थी। विजयनगर का वर्तमान नाम अभी हम्पी है और हम्पी के भग्नावशेषों को सर्वप्रथम मैकेंजी ने, तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि 1800 ईस्वी में मैकेंजी ने सर्वप्रथम हम्पी शहर को मतलब उसका वर्तमान नाम विजयनगर जो है था उसको खोजा था। अब यहाँ पर बात करते हैं संगम वंश 1336 से लेके 1485 ईस्वी तक रहता है। संगम वंश का नाम जो है हरिहर और बुक्का के पिता संगम के नाम पर पड़ा था। उनके कितने? 5 पुत्र थे। अभी हमने आगे पढ़ा था। तो ये 5 पुत्र थे जिसमें से 2 का नाम हरिहर और बुक्का मिलता है। तो उन्होंने पिताजी के नाम पर जो है संगम नाम पड़ता है। सबसे पहले हरिहर बनता है और फिर बाद में बुक्का भी बनते हैं। तो क्रमशः बनते हैं 1336 से लेके 1356 ईस्वी में उसने 1336 में हम्पी यानी हस्तिनावती राज्य की नींव डाली। बाद में यह विजयनगर साम्राज्य बना और इसमें ओनेगोंडी के स्थान पर 1342 ईस्वी में विजयनगर को अपनी राजधानी बनाई। हरिहर ने अपने भाई बुक्का के साथ सहकारिता के आधार पर संयुक्त शासन किया। बुक्का यानी कि गुट्टी यह उप राजधानी थी से शासन करता था। तो बुक्का जो है गुट्टी से शासन करता था। तो दोनों ने साथ साथ जो है संयुक्त जो है शासन किया था। आगे देखते हैं। हरिहर को एक समुद्र का अधिपत्य कहा जाता है। हरिहर एवं उनके उत्तराधिकारियों ने विरूपाक्ष यानी शिव देवता के अभिकर्ता के रूप में शासन किया। हरिहर ने 1346 ईस्वी में होयसाल शासक वीर बल्लाल चतुर्थ को जीत कर जो है विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। 1352 से लेके 1353 में मदुरा पर क्या की? विजय प्राप्त की। बुक्का प्रथम 1356 से लेके 1377 ईस्वी। बुक्का प्रथम जो है हरिहर प्रथम का भाई था। हरिहर प्रथम के साथ जो है संयुक्त
रूप से शासन करने के बाद हरिहर प्रथम की मृत्यु के बाद बुक्का प्रथम 1356 ईस्वी में विजयनगर का शासक बन जाता है। बुक्का प्रथम को 3 समुद्रों का अधिपत्य कहा गया। 1374 ईस्वी में बुक्का प्रथम ने चीन में अपना दूत मंडल भेजा। 1370 से लेके 71 में बुक्का ने मदुरा का स्वतंत्र अस्तित्व क्या कर दिया, मिटाकर विजयनगर में मिला लिया। मदुरा विजय जो है बुक्का प्रथम के पुत्र कंपन ने की थी और उसने विजयनगर का प्रसार रामेश्वर तक हो गया था। वह तमिल और केरल के प्रदेश सहित जो है संपूर्ण दक्षिण भारत विजयनगर में शामिल हो गया। बुक्का प्रथम के समय में बहमनी व विजयनगर साम्राज्य के बीच जो है लंबे समय तक चलने वाले युद्ध की शुरुआत होती है। बहमनी विजयनगर के बीच युद्ध का कारण रायचूर दोआब था। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन पूछा गया है कि बहमनी और विजयनगर के बीच जो युद्ध होते रहते थे अक्सर वो क्या कारण था, तो रायचूर दोआब पर नियंत्रण को लेकर होते रहते थे और ये एग्जाम में आया हुआ है। रायचूर दोआब जो है कृष्णा व तुंगभद्रा नदियों के बीच में स्थित है, इसलिए ये बहुत ही उपजाऊ था और जो उपजाऊ होगा उस समय उसको जो राजवंश है उसको अपने में मिलाने की कोशिश करेंगे। रायचूर दोआब हीरे व लोहे की खानों के लिए भी प्रसिद्ध था, तो ये भी एक कारण था, हीरे और लोहे की खानों के लिए प्रसिद्ध था। आगे देखते हैं 1356 में बहमनी शासक अलाउद्दीन बहमन शाह ने रायचूर दोआब पर अधिकार कर लिया था। रायचूर दोआब के अलावा कृष्णा गोदावरी डेल्टा तथा मराठवाड़ा में भी दोनों राज्यों के हित टकराते थे। बुक्का ने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह प्रथम से 1367 ईस्वी में युद्ध किया व समझौते के फलस्वरूप रायचूर दोआब पर विजयनगर का अधिकार हो गया। कृष्णा नदी को बहमनी व विजयनगर राज्य की सीमा में मान लिया गया। कृष्णा नदी के उत्तर में बहमनी और दक्षिण में विजयनगर। याद रखिए उत्तर में बहमनी है और दक्षिण में विजयनगर। आगे देखते हैं, ये पहला अवसर था जब किसी बहमनी शासक ने विजयनगर की सीमा में प्रवेश किया था। इस युद्ध में पहली बार जो है बारूद का प्रयोग किया गया था। आगे देखते हैं, और ये नियम भी बनाया गया कि युद्ध के दौरान आम जनता की हत्या नहीं होगी, तो ये अच्छी बात थी कि युद्ध शासकों के बीच में होगा, सेनाओं के बीच में होगा, आम जनता के उसमें नहीं होगा, तो बहुत अच्छी बात थी ये। आगे देखते हैं, बुक्का प्रथम ने वेद मार्ग प्रतिष्ठा पाठक की उपाधि जो है ग्रहण की थी तथा वैदिक मग प्रवर्तक प्रवर्तिका नामक ग्रंथ की क्या की थी, रचना की थी। किंतु उसने अन्य धर्मों को भी जो है धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की एवं मंदिरों की क्या की, मरम्मत करवाई। उसने वेद व अन्य धर्मों पर टीकाएं लिखवाई तथा तेलुगु साहित्य को भी प्रोत्साहित किया। तेलुगु कवि जो है नचन सोम बुक्का प्रथम के दरबार में थे। तो नचन सोम किसके दरबार में थे, बुक्का प्रथम के, नचन सोम बुक्का प्रथम के दरबार में थे। अब आते हैं हरिहर की तरफ। हरिहर द्वितीय, तो बुक्का का यहाँ पर खत्म हो जाता है और हरिहर द्वितीय के बारे में देखते हैं। इसका टाइम पीरियड 1377 से लेकर 1404 तक रहता है। वल्लूर अनुदान लेख में से राज वाल्मीकि एवं राज व्यास कहा गया है। हरिहर द्वितीय के काल में पूर्वी समुद्र तट की तरफ जो है साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाई गई। इसकी सबसे बड़ी सफलता जो है पश्चिमी समुद्री तट पर बहमनी साम्राज्य से 1377 में लेकर बेलगांव व गोवा को व छीनना था। बेलगांव और गोवा को क्या करना था, छीनना था और दाभोल एवं चोल बंदरगाह को प्राप्त करना था। तो ये उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। हरिहर द्वितीय ने उत्तरी श्रीलंका में भी एक समुद्री अभियान भेजा था और राजा से कर प्राप्त किया था। हरिहर द्वितीय ने सर्वप्रथम महाराजा धीराज व राज परमेश्वर की उपाधि धारण की। वो शिव के विरूपाक्ष का उपासक था हरिहर द्वितीय, किंतु अन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु था।
जबकि हरिहर प्रथम व बुक्का प्रथम ने कोई राजशाही उपाधि धारण नहीं की थी। इसके काल में जो है बहमनी और वारंगल के राजाओं ने विजयनगर के विरुद्ध गठबंधन बना लिया। वारंगल और बहमनी गठबंधन बनाने के लिए तैयार हो गए। ऐत्रेय ब्राह्मण के टीकाकार सायण, सर्वदर्शन संग्रह के लेखक माधवाचार्य और हरिविलास के लेखक श्रीनाथ किसके दरबार में थे? हरिहर द्वितीय के दरबार में थे। हरिहर द्वितीय ने चन्नराय पाटन अभिलेख में बुक्का प्रथम की सैन्य उपलब्धियों का वर्णन किया है। आगे देखते हैं ननार्थ रत्नमाला का लेखक इरुगप्पा दंडाधिनाथ इसका सेनापति था। अब देवराय प्रथम आ जाता है, तो हरिहर द्वितीय, फिर हरिहर द्वितीय, फिर देवराय प्रथम। 1406 से लेकर 1422 तक इनका समय रहता है। देवराय प्रथम के शासक बनने से पहले 2 वर्ष तक विरूपाक्ष प्रथम एवं बुक्का द्वितीय ने शासन किया था। इसके राजारोहण होते ही तुंगभद्रा यानी रायचूर दोआब को लेकर एक बार फिर से बहमनी फिरोज से युद्ध हुआ। देवराय प्रथम के समय फिर 2 में तो ये फिरोज ही जीत जाता है, तीसरे में देवराय प्रथम जीतता है। किंतु देवराय पराजित हो जाता है और हर जाने में जो है 10 लाख ऊन, मोती व हाथी देने पड़ते। अपनी पुत्री का विवाह फिरोज से करना पड़ता है। बांकापुर क्षेत्र दहेज में देना पड़ता है। इस युद्ध को सोनार की बेटी का युद्ध भी कहा जाता है। अब इतना कुछ मिलेगा उनको गिफ्टेज और बेटी, इसलिए सोनार की बेटी मतलब सोना लेके आई। लेकिन देवराय के अंतिम युद्ध में वारंगल के राजा को अपने पक्ष में कर जो है फिरोज को क्या कर दिया, हरा दिया। देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाकर जो है विजयनगर तक नहरें बनवाई और इसने हरिद्रा नदी पर बांध बनवाया था। आगे देखते हैं देवराय प्रथम के दरबार में हरविलास सम का रचनाकार व प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ रहता था। प्रथम इतावली यात्री निकोले कोंटी जो है देवराय प्रथम के समय में आया था विजयनगर। सर्वप्रथम जो है देवराय ने अश्व सेना को महत्व को समझा और फारस एवं अरब से बड़ी संख्या में घोड़े खरीदे। सेना में सर्वप्रथम मुसलमानों की भर्ती देवराय प्रथम ने की थी। इसकी सेना में 10,000 मुसलमान थे। देवराय प्रथम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र रामचंद्र व वीर विजय बुक्का कुछ माह तक शासक बने और धार्मिक दृष्टि से देवराय प्रथम शैव और पंपा देवी के भक्त के रूप में जो है प्रसिद्ध थे। आगे अब द्वितीय आ जाते हैं। देवराय द्वितीय 1400 निकोले कोंटी पहले वाले में आया था। इनका जो टाइम पीरियड होता है देवराय द्वितीय का 1425 से लेके 1446 ईस्वी तक रहता है। ये संगम वंश का महान शासक माना जाता है। ये वीर विजय बुक्का का पुत्र था। देवराय द्वितीय को इम्माडी देवराय तथा पुरोधा भी कहा जाता है और इसके अभिलेखों में इसे गजबेटकर यानी हाथियों का शिकारी कहा गया है और इंद्र का अवतार माना गया है देवराय द्वितीय को। देवराय द्वितीय ने मुसलमानों को जागीरें दी और उसने एक मस्जिद भी बनवाई। सिंहासन के आगे कुरान रखवाई ताकि मुस्लिम इसकी इज्जत करें। उसने सेना में 10,000 मुस्लिम घुड़सवार धनुर्धारियों की भर्ती की और उसने सर्वप्रथम सेना में 2,000 तुर्क धनुर्धारियों को नियुक्ति की। देवराय द्वितीय के समय फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर की यात्रा की एवं विजयनगर राजसभा में उन्हें फारस का दूत नियुक्त किया था। नुनूस के अनुसार किवलोन जो है श्रीलंका, पुलिकट, पेंगू व तेना सरीम मलाया के राजा देवराय द्वितीय को कर देते थे। देवराय द्वितीय साहित्य का संरक्षण व संस्कृत का महान विद्वान था। उसने संस्कृत ग्रंथ महानाटक सुधा निधि लिखा और वादरायण के महासूत्र पर क्या लिखी, टीका लिखी। शिवत्व चिंतामणि की रचना देवराय द्वितीय के समय में हुई थी। इसमें लिंगायतों के सिद्धांतों एवं अनुष्ठानों से संबंधित वर्णन है। इस ग्रंथ की रचना देवराय द्वितीय के मंत्री लक्कन दंडेश ने की थी। आगे देखते हैं प्रसिद्ध तेलुगु कवि श्रीनाथ एवं संस्कृत कवि दिनदिमा देवराय द्वितीय के दरबार में रहते थे। इसके दरबारी कवि जो है कन्नड़ चमरस में प्रभुलिंग लीला की रचना की और इसके दरबार में
34 कवि रहते थे। उन्होंने श्रीनाथ को कवि सार्वभौम की उपाधि दी थी और उनका जो है कनकाभिषेक यानी स्वर्ण वर्षा करवाया था। उड़ीसा के गजपति शासक कपिलेंद्र को हराया और पूर्णबंधु यानी आंध्र प्रदेश को विजयनगर साम्राज्य में सम्मिलित किया। आंध्र प्रदेश को भी विजयनगर में मिला लिया और श्रीलंका में सैनिक अभियान भेजा था। देवराय द्वितीय ने दहेज प्रथा को अवैधानिक घोषित किया था। देवराय प्रथम हो गया, देवराय द्वितीय हो गया। अब आता है मल्लिकार्जुन। इसके समय में उड़ीसा व बहमनी राज्यों ने विजयनगर पर आक्रमण किया। मल्लिकार्जुन को प्रौढ़ देवराय भी कहते हैं। यहाँ पर चीनी यात्री महुआन मल्लिकार्जुन के विजयनगर में आया था। अब आगे देखते हैं। मल्लिकार्जुन के समय जो है विजयनगर का पतन प्रारंभ हो गया। विरूपाक्ष द्वितीय, अब आता है विरूपाक्ष, और फिर इसके बाद जो है इस वंश का अंतिम शासक जो है विरूपाक्ष द्वितीय है 1465 से लेके 1485 तक, और उसके पुत्र ने इसकी हत्या कर दी। अब यहाँ से जो है सालुब वंश आता है। सालुब वंश, इसको देखते हैं। 1485 में नरसिंह सालुब प्रथम चंद्रगिरी के सामंत ने राज सिंहासन पर अधिकार का संगम वंश को समाप्त कर दिया। यानी नरसिंह सालुब आता है और यहाँ से सालुब वंश जो है स्टार्ट हो जाता है और संगम वंश समाप्त हो जाता है। सालुब वंश की नींव डाली और इसे प्रथम बलापहार कहा जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। सालुब नरसिंह ने अरब व्यापारियों को अधिक घोड़े आयात करने के लिए प्रोत्साहित किया। सालुब नरसिंह ने नरसा नायक नामक व्यक्ति को अपने अल्पवयस्क पुत्र को संरक्षण नियुक्त किया। नरसा नायक जो है अवसर पाकर वास्तविक शासक बन बैठा तथा सालुब नरसिंह के पुत्र इम्माडी नरसिंह को पेनुकोंडा के जिले में नजरबंद कर दिया। अब आता है तुलुक वंश। तुलुक वंश जो है 1505 से लेकर 1570 तक रहता है। नरसा नायक के पुत्र वीर नरसिंह ने इमाडी नरसिंह की हत्या कर दी और स्वयं शासक बन जाता है। वीर नरसिंह ने सालुब वंश का अंत किया और तुलुक वंश की नींव डाल दी और इसे विजयनगर के इतिहास में द्वितीय बलापहार कहा जाता है। वीर नरसिंह ने अपनी प्रजा की भलाई में रुचि ली तथा अपनी प्रजा में युद्धवत जो है भावना जागृत किया। वीर नरसिंह द्वारा जो है बलापहार के विरुद्ध साम्राज्य में असंतोष पैदा हो गया। वह 1509 में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय शासक बनता है। वीर नरसिंह ने अपनी घुड़सवार सेना को शक्तिशाली बनाने के लिए पुर्तगाली गवर्नर अल्मीड़ा से पुर्तगालियों द्वारा लाए गए सभी घोड़ों को खरीदने के लिए एक समझौता किया। अल्मीड़ा से ये तुलुक वंश वाले जो हैं वीर नरसिंह समझौता करते हैं अल्मीड़ा से। आगे देखते हैं। अब कृष्णदेव राय आ जाते हैं 1509 से लेकर 29, और यहीं पर जो है बाबर का आक्रमण होता है। कृष्णदेव राय विजयनगर का सबसे महान शासक था। वह विषम परिस्थितियों में शासक बना था। राज्याभिषेक जो है जन्माष्टमी के दिन हुआ था। 1509 से लेकर 10 तक बीदर के सुल्तान महमूद शाह ने बीजापुर के आदिल शाह के साथ विजयनगर पर आक्रमण किया परंतु पराजित हुआ और इस युद्ध में यूसुफ आदिल शाह मारा गया। 1512 में उसने बीजापुर को परास्त कर संपूर्ण रायचूर दोआब जीत लिया और रायचूर को विजयनगर साम्राज्य में मिला लिया। 1520 में उसने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को रायचूर में फिर परास्त किया और इस विजय में जो है क्रिस्टियाओ डी फिगेरेडो के नेतृत्व में आई पुर्तगाली सैनिक टुकड़ी का भी योगदान रहा। विद्रोहियों का दमन कर 1513 में उड़ीसा के गजपति शासक प्रताप रुद्र देव ने उदयगिरी, तेलंगाना, वारंगल, राजमुंदरी और कोंडपल्ली व कोंडविदु जीतकर अपने राज्य क्षेत्रों को पुनः प्राप्त किया। प्रताप रुद्र देव ने अपनी पुत्री का विवाह कृष्णदेव राय से किया था। प्रताप रुद्र देव
पर विजय के उपलक्ष्य में कृष्णदेवराय ने विजय भवन यानी सिंहासन मंच का निर्माण करवाया था। कृष्णदेवराय ने गुलबर्गा और बीदर पर आक्रमण कर बहमनी सुल्तान मशहूर शाह को कारागार से मुक्त कराकर बीदर की राजगद्दी पर बैठाया था। इस उपलब्धि में स्मृति में कृष्णदेवराय ने यवन राज स्थापनाचार्य का विरुद्ध धारण किया था। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा के संस्थापक सुल्तान कुली कुतुब शाह को पराजित किया। कृष्णदेवराय के पुर्तगालियों से अच्छे संबंधित व उनसे सबसे अधिक संधि की क्योंकि वे घोड़ों की आपूर्ति करते थे तथा विजयनगर की भांति पुर्तगालियों की भी बहमनी साम्राज्य से शत्रुता थी। पुर्तगाली गवर्नर अलबुकर ने 1510 में फादर लुई के नेतृत्व में एक व्यापारिक व दूत मिशन विजयनगर भेजा था। कृष्णदेवराय ने इस पुर्तगाली मिशन को भटकल में किला बनाने की आज्ञा दी थी। कृष्णदेवराय ने तेलुगु के प्रसिद्ध ग्रंथ अमुक्तमाल्यादि यानी मोतियों की माला की रचना की। खुद ने बहुत विद्वान थे ये और इन्होंने कृष्णदेवराय के राजनीतिक विचार एवं प्रशासनिक नीतियों का विवेचन किया। इस ग्रंथ में विष्णु के अवतार, रंगनायक एवं अलवार, महिला संत अंडाल के विवाह का वर्णन किया। अमुक्तमाल्याद ग्रंथ को विष्णु चीतिये एवं विश्ववीय भी कहा गया। अमुक्तमाल्याद के अनुसार राजा को तालाबों एवं सिंचाई के अन्य साधनों एवं अन्य कल्याणकारी राज्यों द्वारा प्रजा को संतुष्ट रखना चाहिए। राजा को कभी भी धर्म की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। आगे देखते हैं, तो बहुत बड़ा है ये। महान विद्वान व विद्या प्रेमी होने के कारण कृष्णदेवराय को अभिनव भोज भी कहा जाता है और इसे आंध्र भोज व आंध्र पितामह भी कहा जाता है। कृष्णदेवराय ने संस्कृत में जाम्बावती कल्याणम, उषा परिणय तथा मदालसा चरित नामक पुस्तकों की भी रचना की थी। उषा परिणत नाटक में उषा और अनिरुद्ध के विवाह का वर्णन किया गया है। इसके दरबार में तेलुगु के 8 महान कवि रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था। इसका नाम तेलुगु साहित्य में शास्त्री युग माना जाता है। अष्टदिग्गज कवियों में अल्लासानी पिडन्ना सर्वप्रमुख था। उसने मनुकारिता की रचना की और पिडन्ना को आंध्र कविता एवं तेलुगु कविता का पितामह भी कहा जाता। पिडन्ना जो है कृष्णदेवराय का राजकवि था। अष्टदिग्गज में अन्य कवियों में नंदी तिम्मन भट्टमूर्ति, धूर्जटी, मल्लन, रामचंद्र, जिर गली, मूरन तथा तेनालीराम थे। तो ये कुछ अन्य थे और मेन जो है पिडन्ना था। आगे है तो तेनालीरामा जो है नाटक भी आता है, तो आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अष्टकवियों की कुछ प्रशासन संबंधी चीजें, बाकी वो तो नाटक है, बहुत ज्यादा फैक्ट उसमें नहीं है। कृष्णदेवराय ने विजयनगर के निकट अपनी मां नागला देवी की स्मृति में नागलपुर नगर स्थापित किया था और पत्नी की याद में हसपेट नगर की स्थापना की थी। पुर्तगाली यात्री डेमंगो पाइस और बारबोसा और डेमंगो पाइस इन्हीं के काल में विजयनगर आए थे। कृष्णदेवराय का राज दरबार भुवन विजय यानी विश्व विजय था। प्रति वर्ष जो है भुवन विजय में बसंत उत्सव मनाया जाता है जहां कवियों को सम्मानित किया जाता था। राज्य की आय 4 बराबर भागों में बांटी जाती थी। कृष्णदेवराय ऐसा कहते हैं। कृष्णदेवराय ने भूमि का विस्तृत सर्वेक्षण कराया तथा कर निर्धारित भी किया। कृष्णदेवराय ने हजारा मंदिर तथा विठ्ठल स्वामी मंदिर भी बनवाए थे। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। हजारा मंदिर जो है राज परिवार की स्त्रियों द्वारा पूजा के लिए बनवाया गया था। हजारा मंदिर स्त्रियों की पूजा के लिए। और विठ्ठल जो है 56 तक्षण स्तंभ है, मतलब वहां से बजाते हैं, मतलब जो खंबे वगैरह उस पे बजाते हैं, हाथ देते हैं तो संगीत में स्वर निकलते हैं। अब ये कैसे निकलते हैं ये तो आश्चर्य भरा है। नीलकंठ शास्त्री के अनुसार चिदंबर मंदिर का निर्माण कृष्णदेवराय ने करवाया था। चिदंबर देव मंदिर
भी जो है नीलकंठ शास्त्री कहते हैं कि ये इन्होंने ही बनवाया था। कृष्णदेवराय के राजगुरु व्यास राज था और इनके प्रधानमंत्री महाप्रधान था। कृष्णदेवराय ने विवाह कर को हटा दिया था। कृष्णदेवराय की दो रानियां तिरुमल्ला देवी और चिंता देवी थी। तिरुमल्ला और चिंता देवी। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली बताया है। कुछ और बातें। कृष्णदेवराय की वैष्णव धर्म में आस्था थी, वो अन्य धर्मों के प्रति भी उदार था। कृष्णदेवराय ने मुस्लिम अफसरों को नियुक्त किया था। अच्युत देवराय 1529 से लेके 1542 तक इनका रहता है। कृष्णदेवराय के बाद बनते हैं और उत्तराधिकारी जो नियुक्त होते हैं। इनका राज्याभिषेक तिरुपति मंदिर में हुआ था। राम राय के साथ संयुक्त शासन इन्होंने किया था। अच्युत देवराय के दरबारी कवि राजनाथ डिंगडिम ने संस्कृत काव्य अभिच्युत रामाभ्य अच्युतारा अभ्युदय में जो है अच्युत देवराय की उपलब्धियों का वर्णन किया है। तिरुलंबा देवी ने वर दंबिका परिणय में अच्युत देवराय एवं उसकी रानी वर दंबिका के विवाह का वर्णन किया है। उसके शासनकाल में वास्तविक शक्ति तिरुमाल नामक दो भाइयों के हाथ में थी जो अच्युत के साले थे। अच्युत देवराय ने महामंडलेश्वर नामक अधिकारी की नियुक्ति की थी। पुर्तगाली यात्री या में घोड़े नुनूच इनके समय में अच्युत देवराय के समय में नुनूच आए थे। सदाशिव को देख लें 1542 से लेकर 1570 तक रहता है। सदाशिव जो है तुलु वंश का अंतिम शासक था। ये कठपुतली शासक था और इसकी वास्तविक शक्ति जो है अरिवाडु वंश के मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय ने सेना के मुसलमानों की भर्ती एवं पुर्तगालियों के साथ जो है कभी मैत्री एवं कभी संघर्ष किया। राम राय ने नीतिगत परिवर्तन किया व दक्कन के सुल्तानों के झगड़े में सक्रिय हस्तक्षेप किया। 1558 में राम राय ने बीजापुर व गोलकुंडा के साथ मिलकर अहमदनगर को लूटा था। इसकी प्रतिक्रिया स्वरूप बरार को उन्होंने छोड़कर 4 अन्य बहमनी राज्यों बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर, बीदर ने विजयनगर के विरुद्ध जो है एक संयुक्त संघ बनाया। बीजापुर के अली आदिल शाह इस संघ के मुखिया थे। बरार इस संघ में गोलकुंडा से शत्रुता के कारण शामिल नहीं हुआ। तो गोलकुंडा से शत्रु था इसलिए बरार ने कहा नहीं भाई तुम ही जाओ, हमको इस लफड़े में नहीं पड़ना है। आगे देखते हैं 23 और 25 जनवरी जो है 1564 में संयुक्त सेनाओं के साथ जो है ताली कोटा और राक्षी तरंगड़ी बन्नी हट्टी के युद्ध में विजयनगर की सेना को बुरी तरह से पराजित किया। इस युद्ध में विजयनगर की सेना का नेतृत्व राम राय ने किया था और संयुक्त सेना का नेतृत्व जो है हुसैन निजाम शाह ने किया था। राम राय को युद्ध मैदान में और हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथों से मारा था। विजयनगर काल में सबसे ज्यादा मुसलमानों की भर्ती राम राय ने दी थी। आगे देखते हैं तालीकोटा युद्ध को कृष्ण का युद्ध भी कहा जाता है। इतिहासकार एन वेंकटरमण ने इस युद्ध को विजयनगर के इतिहास में वाटरलू का युद्ध कहा है। वाटरलू और कृष्ण का युद्ध। युद्ध के दौरान राम राय के दो मुस्लिम सेनापति गिलानी बंधु विरोधी सेना में सम्मिलित हो गए। तालीकोटा के युद्ध के साथ ही दक्षिण में हिंदू राज्य विजयनगर का वैभव समाप्त हो गया। रॉबर्ट सेवेल ने अपनी पुस्तक द फॉरगेटन एम्पायर किसकी पुस्तक है? रॉबर्ट सेवेल की द फॉरगेटन एम्पायर में विजयनगर का इतिहास एवं तालीकोटा युद्ध का वर्णन करते हुए रॉबर्ट सेवेल लिखते हैं कि संसार के इतिहास में कभी भी इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा सर्वनाश नहीं किया जैसा कि विजयनगर का हुआ है। आगे देखते हैं रॉबर्ट सेवेल्स ने प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा किए गए वर्णन के रिकॉर्ड के आधार पर अपनी पुस्तक लिखी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी रॉबर्ट सेवेल की, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन जो है हमें देखने को मिलते हैं। आगे आते हैं आरवीडू वंश जो है 1570 से लेकर
49 ईस्वी तक रहता है इनका टाइम पीरियड। तो इसको देखते हैं। तालीकोटा युद्ध के बाद रामराय के भाई तिरुमाल ने विजयनगर के स्थान पर वेनुगोंडा यानी पेनगोंडा को अपनी राजधानी बनाई। इसने तुलु वंश के सदाशिव को अपबस हटा दिया और 1570 में अरवाडु वंश की नींव डाल दी। तिरुमाल को पतन